Okay, good morning dear student, welcome back again to our channel. My name is Yogesh Bhani and today I am going to talk you about the beekeeping, that is NCERT biology topic and the topic is situated in the chapter number 9. Okay, आज हम लोग बात करते हैं beekeeping के बारे में. आप लोगों का चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना, कि वो टेक्निक कौन कौन सी जो आप लोगों के फूड प्रोडक्शन के अंदर काम में आती है. ठीक है, फूड को मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन एम क्या है. मेन एम जनरली इतना ही है, केवल और केवल हम लोगों को कि हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है. क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो पॉपुलेशन डेंसिटी को डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ हमें फूड का जो लेवल है, अब लेवल किससे बढ़ेगा? दो टाइप से, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज. भाई ऐसा थोड़ी है हम लोग प्रोडक्शन करने के साथ उसकी क्वालिटी घटा दें. अब क्वालिटी घटाएंगे तो बीमारियां होंगी. तो क्या है कि हम लोगों को क्वालिटी भी नहीं घटानी, उसी क्वालिटी को मेंटेन करके क्या है साथ में प्रोडक्शन के लेवल को बूस्ट अप करना है. तो उस केस में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया था और डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया था. आप लोगों के इससे पहले वाला टॉपिक आप लोगों का डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो चुका था, राइट. अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा बी कीपिंग, ठीक है ना. अच्छा, बी कीपिंग से पहले हम लोगों का एक टॉपिक और हो चुका था, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, बी कीपिंग, और उसके पास आप लोगों का वो पोल्ट्री फार्मिंग हो चुका था. बी कीपिंग है क्या? नॉर्मली लोग इसे मधुमक्खी पालन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन. अब मधुमक्खियों को पालना ठीक है, इसमें आप लोग दूसरी मक्खियां भी पाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली बी का मतलब क्या है कि मधुमक्खियों को पालना. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, बहुत इकोनॉमिकली वैल्यू का है. क्यों है? क्योंकि मधुमक्खियों से हमें पता है हमें शहद मिलता है. शहद कहाँ काम में आ रहा है? शहद बेटा आप लोगों का नॉर्मली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम में आता है और हाईली न्यूट्रिटिव कंपाउंड होता है, ठीक है ना. काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज के लिए शहद को काम में लिया जाता है. ओके, तो शहद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कॉस्ट भी बहुत महंगी आती है. क्लियर है ना. मैं पतंजलि के शहद बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे मतलब नॉर्मली जो देशी शहद होता है उसकी बात कर रहा हूँ. क्लियर है. तो अब ये क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स. बी हाइव्स होते हैं बेटा मधुमक्खी के छत्ते of honey bee for large scale production of. अब पहली लाइन है मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्तों का उनको मेंटेन करना फॉर लार्ज स्केल. लार्ज स्केल का मतलब क्या है? टोटली आप लोगों के वर्ड है वो साइमल्टेनियसली रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है वो? इट इज टोटली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन से, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ऑफ हनी एंड बी वैक्स. भाई हनी तो होता है शहद, मधु, ठीक है, और बी वैक्स होता है बेटा मोम. मधुमक्खियों से बेटा मोम भी मिलता है. क्लियर है. मधुमक्खियों के छत्तों से. अच्छा, छत्ते के अंदर रानियां कौन कौन सी मक्खियां होती है? एक तो होती है बेटा क्वीन हाइव के अंदर. मैं आप लोगों को हालांकि एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं. कई बार आप लोग पूछ लेते हैं कि सर छत्ते में मक्खी कौन कौन सी होती है? हमें तो काफी सारी दिखती है. क्वीन एक होता है आप लोगों का मेल और एक होता है ड्रोन. अब क्वीन क्या करती है? कुछ नहीं करती भाई. रानी है तो क्या काम करेगी? रानी तो केवल अंडे देती है, एग लेइंग का काम करती है, बच्चे पैदा करने का काम करती है, ठीक है ना. मेल जो है यहाँ मेल फीमेल की तरह काम करते हैं. मेल यहाँ पर केयर टेकर होते हैं जो किसको केयर करते हैं? अंडों की केयर करते हैं, ठीक है. मेल क्या होते हैं? केयर टेकर होते हैं. वो भी छत्ते में रहते हैं कि ये कभी छत्ते से बाहर नहीं जाती. बोले सर फिर जो हमारी दुश्मन है वो ये है ड्रोन, ठीक है. आप लोगों की जो दुश्मन है, जो मधुमक्खी खाती है, वो मधुमक्खी ड्रोन होती है. ड्रोन क्या है? ये हालांकि ये लेबर होती है, मधुमक्खियों की क्या होती है? लेबर. इनका ही काम है बेटा फ्लावर के पास जाना, नेक्टर को सेलेक्ट करना और शहद को बनाना. क्लियर है. तो ये बी हाइव की बात की. बी हाइव में 3 टाइप की मक्खियां होती है, याद रखना. हालांकि एक छत्ते में 200 से 500 और कोई बड़े छत्ते ऐसे होते हैं जिनमें 1000 मक्खियां भी होती है बेटा. क्लियर है. तो अब दूसरी बात करें हम लोग, हालांकि एक्स्ट्रा टॉपिक था, छत्ते वाला टॉपिक हमारे इसमें नहीं है. ये ओल्ड एज इंडस्ट्री में पुराने टाइम से पालन किया जाने वाला बिजनेस है, बहुत एंशिएंट टाइम से हो रही है. प्रैक्टिस इन दोज एरियाज, उन एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, उन एरिया में मेनली किया जाता है वेयर द सफिशिएंट बी पैस्चर्स. बी पैस्चर मतलब मधुमक्खियों के रहने के लिए सफिशिएंट आप लोगों के पास फूड होना चाहिए. इनका तो काम क्या है बेटा? जहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहां ज्यादा फूल होंगे, तो उनके पास से मधुमक्खियां ज्यादा भिनभिनाएंगी. आप लोगों ने देखा भी होगा. क्लियर है. तो पैस्चर फॉर द बी हाइव सच एज हर्ब. हर्ब होते हैं बेटा छोटी झाड़ियां. शर्ब मॉडरेट जो झाड़ियां होती है शर्ब कहलाती है. कल्टीवेटेड क्रॉप्स जो फसलें होती है वो, ठीक है, कल्टीवेटेड क्रॉप्स ये सारी की सारी आती हैं. ओके, फिर आता है
याद रखिएगा अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, इट इज अ लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब पता है क्या है कि इस बिजनेस में या इस टेक्निक में या इस फंक्शन में जो भी लेबर काम कर रही है वो लेबर क्या है, बहुत ही समझदार होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव मतलब हमें समझदार लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों भाई, छत्ते से खेल रहे हैं, छत्ते को हाथ लगाना कोई सहज बात थोड़ी है, ठीक है ना, कोई आसान बात थोड़ी है छत्ते को हाथ लगाना, ठीक है। तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग क्या है बेटा, हम लोग मधुमक्खी छोटे छोटे उनके बच्चे लेके आते हैं, वो बड़े होंगे, उड़ना सीखेंगे, उड़ के फिर वो शहद नेक्टर इकट्ठा करेंगे, नेक्टर इकट्ठा करने के बाद उसको शहद में कन्वर्ट करेंगे, टाइम लगता है, 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। जबकि पोल्ट्री फार्मिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्लियर है। पोल्ट्री फार्मिंग टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। डेयरी फार्मिंग भी टाइम कंज्यूमिंग है कि अगर कोई कटड़ी वगैरह हम लोग लेके आते हैं तो 3 साल में वो भैंस बनके तैयार होती है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेबर कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लेबर है वो बहुत इंटेलिजेंट लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। फिर बात कर रहे हैं वेरियस स्पीशीज ऑफ बीज आर रेयर्ड, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं, ठीक है। बहुत सारी मधुमक्खियों की जो स्पीशीज है वो पाली जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है एपिस इंडिका है, उसका नाम क्या है, एपिस इंडिका। इसीलिए इस मधुमक्खी पालन को आप लोग एपीकल्चर भी बोलते हो, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाई द बी कीपिंग इज नेम्ड एज एपीकल्चर, दैट बिकॉज most important species of honey bee, that is Apis indica, is reared in this business, that's why it is known as apiculture। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, apiculture। ओके, फिर क्या कर रहा है, देखो ये वर्ड, recently it is considered as an income generating industry और business। बेटा इसको आप लोग इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो होते हैं ना उसके फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला आप लोगों का सीधा इनसे हनी और बीजवेक्स से। क्यों है भाई, क्योंकि जो शहद होता है, शहद एक तो बहुत महंगा बिकता है, पहली बात, ठीक है, महंगा जो चीज बिकेगी पैसा ज्यादा आएगा। मोम है, मोम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जैसे आप लोगों का फ्लोरिशिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग में जैसे आप लोगों की ये होता है ना, मार्बल वगैरह की पॉलिशिंग होती है, वो इस मोम से बनती है, क्लियर है। वैसलीन जेली वगैरह बनती है वो इस मोम से बनती है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जहां थे वो महंगे बिकते हैं, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में शहद और ये आप लोगों के, हालांकि ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं मुंह के ऊपर लीपापोती करने वाले लोगों को अच्छा पता होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ये काम में आते हैं, ये काम में आते हैं तो इकोनॉमिकली जनरेटेड है। पहली बात भाई, प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं। सेकंड क्या है, जो मधुमक्खी है ना, हम लोगों ने शायद पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या है, पॉलिनेशन पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, मैंने बोला था कि मोस्टली जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट करते हैं, और उस 80 का 90% जो है पॉलिनेशन कौन करता है, बीज करती है। अब भाई जितना ज्यादा मात्रा में पॉलिनेशन होगा, गैमेट का ट्रांसफर होगा, तो क्रॉप उतनी अच्छी निकलेगी, हमें उतना अच्छा फल मिलेगा, क्लियर है। तो ये क्या है भाई, फार्मर को भी बहुत अच्छी वो दे रहा है, फार्मर को भी बहुत अच्छी वो दे रहा है, क्लियर है। फार्मर को भी क्या दे रहा है, बहुत अच्छी वो दे रहा है। सॉरी वो पेन उछल के गिर गया, वो भी काफी देर से मेरे हाथ में परेशान हो रहा था, ठीक है। फार्मर को बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, तो मतलब दोनों साइड से उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत अच्छा है। आई बात समझ में भाई, एक तो उसका प्रोडक्ट है, फर्स्ट थिंग इज लाइक कि उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे बिक रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है कि वो फार्मर को भी बहुत अच्छी इनकम निकाल के दे रहा है। तो इनकम निकाल के दे रहा है, तो इसलिए क्या है, इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है, यानी कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। बी हाइव्स आर केप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेन स्टार है। कई बार आता है कि कॉस्ट कहाँ रखा जाता है, आर केप्ट इन अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होता है आंगन में, वरांडा ऑफ द हाउस, हाउस के वरांडास वगैरह में, यानी वहां रखी जाती है जहां पर इन शॉर्ट जहां पेड़ पौधे जाता हो, ठीक है ना। इवन रूफ ऑफ द एयर, इवन ऑन द रूफ नियर द क्रॉप प्लांट, यानी कि फसलों के जो पौधे हैं, जो लोग खेतों में रहते हैं तो अपने घरों के पास ही लगा देते हैं उन लोगों को, यानी कि उनको तो क्या है, मधुमक्खियों को क्या चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, ठीक है ना। ओके, फिर क्या है की पॉइंट, या मेथोडोलॉजी की कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से मेन की पॉइंट है। तो सबसे पहले है कि हम लोगों को अगर ये बिजनेस करना है तो मधुमक्खियों के नेचर और हैबिट के बारे में पता होना चाहिए। नेचर मतलब भाई वो डंक भी मारती हैं, ये मत भूलना ना कि हम लोगों को पैसे कमाने हैं, डंक मारते सुझाव बहुत अच्छा देती हैं आप लोगों को, क्लियर है ना। तो ये क्या है, हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई अभी
शुरू से बोलता आ रहा हूं। लोकेशन का मतलब वो जगह जहां पर ये अच्छे से रह सके, भाई इन्हें खाने पीने के लिए अच्छी जगह मिल सके, ठीक है ना, फॉर कीपिंग द बीहाइव्स। अब लोकेशन का मतलब वही जहां पर क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होंगे, वहां पर अच्छी तरह से रह सकेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सर्दियों में बीहाइव को कैसे रखना है, ढक के रखना है या नहीं रखना, ठीक है। गर्मियों में उन्हें कैसे रखना है, बरसात के मौसम में उन्हें किस तरीके से ढक के रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वैम्स, अब कैचिंग होता है पकड़ना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने देखा हो, जो मधुमक्खियां पालते हैं वो एक सूट पहनते हैं बेटा पूरा, अब वो पकड़ने के लिए वो पूरा चेहरा वगैरह ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट को भी ओपन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि क्या पता उनका क्या नेचर है, वो कब खा ले, ठीक है ना, कब आपको डंक मार दे, बाइट कर दे। तो कैचिंग एंड हाइविंग, कैचिंग मतलब पकड़ना और हाइविंग उनको छत्ते में दोबारा रखना। अब कैसे तो उनको पकड़ेंगे, वो मधुमक्खियों को कैसे वो उड़ाते हैं, वापस वो आती है छत्ते के अंदर, तो कैसे उनको पकड़ेंगे और कैसे वो वापस आएंगी, तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं भाई। स्वयं जो होते हैं मधुमक्खियों का ग्रुप है, उसको किस तरीके से पकड़े, उनको किस तरीके से बाहर निकालें और वापस अंदर कैसे रखें। थर्ड आते हैं हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ बी वैक्स एंड हनी। अब हैंडलिंग, भाई उनको हैंडल करो, कलेक्शन, ठीक है। मधुमक्खियों ने छत्ते में शहद बना लिया, अब वो छत्ते में से शहद को निकाले कैसे, कलेक्शन कैसे ले, ये भी बेटा बहुत इंटेंसिव है, ठीक है ना। इसके लिए भी एक्सपर्ट पर्सन, यानी कि एक्सपर्टाइज, ये पूरा प्रोसेस जो है एक्सपर्टाइज है, इसमें एक्सपर्टाइज ह्यूमंस की रिक्वायर्ड होती है, कि जो लेबर होती है एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला था लेबर इंटेंसिव, कि लेबर क्या है, एक्सपर्टाइज लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। ओके, अब क्या है, मैंने स्टार बना के बनाया हुआ आप लोगों का पूरा ये पॉइंट कि बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ द 90% स्पीशीज। मैंने बोला था कि 80% पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और उस 80 में 90% पॉलिनेशन कौन कर रहा है, बीज कर रहा है। अब बहुत सारी क्रॉप में मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे एप्पल, सेब के अंदर मधुमक्खियां ही करती हैं बेटा, ठीक है। टियर, नाशपाती, ब्रेसिका, सरसों की और सनफ्लावर, इनमें तो मधुमक्खियां देखने को मिलेंगी। सनफ्लावर, सूरजमुखी का जहां फूल है, मधुमक्खियां भिनगाती मिलेंगी वहां पे। क्लियर है? इसलिए क्या है, अब ये लाइन देखो क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है। सो कीपिंग द बीहाइव द क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सेशन, इसलिए अब हम मधुमक्खी के छत्तों को, जो फ्लावरिंग सेशन है, उस सेशन के दौरान छत्तों को हम वही रखें। क्यों वहां रखें? क्योंकि बेटा जैसे ही फूल उगेंगे तो ये उसमें पॉलिनेशन करेगी। अब पॉलिनेशन करेगी, ये तो अपना नेक्टर निकाल के लेके आएगी। फायदा किसको होगा? फार्मर को होगा। फायदा किसको होगा? फार्मर को। तो मैंने बोला था डबल बेनिफिट हो रहा है भाई, एक तो ये प्रोडक्ट बना रही है, सेकंड थिंग इज दैट कि फार्मर की क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर भी उसको भी इंक्रीज कर रही है। तो डबल बेनिफिट होने के कारण इसको आप लोग इकोनॉमिकली बेनिफिशियल मेथड यूज करते हो, ठीक है ना। थैंक यू।